साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वह क्लास 12 के सब्जेक्ट हिस्ट्री के जो आपको 12th लेसन है, जिसका नाम है औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना तथा स्थापत्य। आज हम इसी के संदर्भ में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं कि इस चैप्टर के जितने भी निचोड़ है उस निचोड़ को क्या कर रहे हैं कि मेंशन कर रहे हैं। तो वीडियो थोड़ी बहुत लंबी होगी, तो आप लोग इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपके इस लेसन से पूछे जाने वाले एक भी प्रश्न जो है वो आपको नहीं छूटेंगे, और यह लेसन जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले सबसे पहले कह रहा है कि औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना तथा स्थापत्य, तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर समझना होगा कि ये जो औपनिवेशिक शहर का विकास कैसे हुआ। तो देखिए, तो जो भी औपनिवेशिक शहर है उसका विकास जो है संभवतः औद्योगिक क्रांति के बाद ही संभव हुआ। किसके बाद संभव हुआ? औद्योगिक क्रांति के बाद। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर, ये जो औद्योगिक क्रांति है इसकी जो शुरुआत हुई थी वह कहाँ से हुई थी? तो देखिए, औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो आपको इंग्लैंड से हुई थी। कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से। और औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत मानी जाती है 1760 से मानी जाती है। तो फिर आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि ये जो औद्योगिक क्रांति है इसकी शुरुआत किस उद्योग से हुई थी? तो देखिए, औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो आपको सूती वस्त्र उद्योग से हुई थी। यानी कि सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग में ही क्या हुआ था कि यंत्रों का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। तो यहाँ से डायरेक्ट अगर 2 नंबर में आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? तो देखिए, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तथा ये जो 19वीं शताब्दी है उसके पूर्वार्ध में क्या हुआ था कि कुछ पश्चिमी देशों में, किसमें, जो पश्चिम के कुछ देश थे उसके क्या हुआ था कि तकनीकी, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति में काफ़ी बड़ा क्या आया, बदलाव आया। क्या आया? बदलाव आया। तो इसे ही औद्योगिक क्रांति कहा गया। क्या कहा गया? औद्योगिक क्रांति कहा गया। तो अगर 2 नंबर में इसका परिभाषा पूछेगा तो आप क्या कहेंगे कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तथा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कुछ पश्चिमी देशों के तकनीकी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति में काफ़ी बड़ा बदलाव आया, जिसे औद्योगिक क्रांति कहा गया। और औद्योगिक क्रांति का जो सूत्रपात हुआ था वो आपको वस्त्र उद्योग के मशीनीकरण के साथ क्या हुआ था, आरंभ हुआ था। मतलब कि सबसे पहले क्या हुआ था कि वस्त्र उद्योग में ही मशीनों का प्रयोग किया गया। इसके बाद क्या हुआ था कि आपको धातु उद्योग जो था वह काफ़ी आगे बढ़ा, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है, देख लेना है, ठीक है ना। तो आइए चैप्टर को क्या करते हैं कि शुरू करते हैं। तो देखिए, इसका जो पहला क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है, कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम क्या था? तो देखिए, कलकत्ता में अंग्रेजों के जो किलेबंद बस्ती था उसका नाम था आपको फोर्ट विलियम। क्या नाम था? फोर्ट विलियम। याद रखिएगा, क्या नाम था? फोर्ट विलियम। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर, ये जो कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम किला है इसका जो निर्माण हुआ था कब हुआ था? तो यह आपको 1781 में इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। फिर प्रश्न आपसे किया जाएगा कि बताइए कि ये जो फोर्ट विलियम किला है उस पर उस समय किसका नियंत्रण था? तो आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय सेना जो थे, सिराजुद्दौला, उसका समय समय पर नियंत्रण हुआ करता था। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आ जाएगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आपको याद रखना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। कितना को हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले हम लोग जॉन कंपनी के नाम से क्या करते थे, जानते थे। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर चर्चा आया था सिराजुद्दौला का, क्योंकि सिराजुद्दौला का भी क्या था कि आपको फोर्ट विलियम किला पर नियंत्रण था। तो ये जो सिराजुद्दौला है यह आपको बंगाल के क्या थे, नवाब थे। और इन्हीं के नेतृत्व में 1757 में क्या हुआ था कि आपको प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें इनकी क्या हुई थी, हार हुई थी। तो एक का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो वो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिर आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि ये जो फोर्ट विलियम किला है, ठीक है ना, यह आखिरकार मतलब क्या था? तो देखिए, फोर्ट विलियम किला को बनाया जाने का जो मतलब कि मुख्य उद्देश्य था वह आपको इसको क्या करना था कि सेना के मुख्यालय के तौर पर इसे क्या किया गया था, बनाया गया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो एक का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। 2 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? तो देखिए, भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली जो स्थानांतरित हुई थी वो आपको 1911 में स्थानांतरित हुई थी। कब स्थानांतरित हुई थी? 1911 में स्थानांतरित हुई थी। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए, दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी वो आपको कलकत्ता थी। लेकिन 1911 में क्या हुआ था कि कलकत्ता से दिल्ली की जो भारत की जो राजधानी है उसे दिल्ली परिवर्तित करके लाया गया।
तो देखिए दिल्ली के मुख्यतः दो भाग है, याद रखिएगा, एक जो है पुरानी दिल्ली और एक जो है नई दिल्ली। तो ये जो नई दिल्ली है ये आपको ब्रिटिश शासन के दौरान क्या किया गया था कि बनवाया गया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है, देख लेना है, ठीक है ना। और दिल्ली में बहुत सारे ऐसे स्थल है जो आपको पर्यटन के दृष्टि से काफ़ी अच्छा है, जैसे कि आपको कनॉट पैलेस हो गया, ठीक है ना। यह आपको व्यापार और पर्यटन दोनों दृष्टि से दिल्ली का मुख्य केंद्र है। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि कनॉट पैलेस को बनाया कब गया था। देखिए यह केवीसी में भी प्रश्न पूछा गया था कि कनॉट पैलेस को कब बनाया गया था। तो यह आपको 1931 में बनवाया गया था, ठीक है ना। और इसका नामकरण जो किया था वो आपको ड्यूक ऑफ कनॉट ने किया था। कौन किया था? ड्यूक ऑफ कनॉट, जो कि इसके क्या थे, वास्तुकार थे, ठीक है ना। और इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया कनॉट पैलेस। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताइए कनॉट पैलेस कहाँ है, तो वो आपको दिल्ली में जो पर्यटन और व्यापार दोनों दृष्टि से क्या है कि आपको मतलब कि दिल्ली का मुख्य केंद्र है। फिर यहाँ से प्रश्न किया जाएगा कि दिल्ली में और भी चीज़ है, जैसे आपको राष्ट्रपति भवन, ठीक है ना। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति भवन जो है इसका पहले क्यों प्रयोग होता था। तो यह आपको वायसराय के महल के रूप में क्या होता था, प्रयोग होता था। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि राष्ट्रपति भवन के जो डिजाइन है उसको किसने तैयार किया था। तो देखिए राष्ट्रपति भवन के जो डिजाइन है उसको सर एडविन लुटियंस ने क्या किया था कि तैयार किया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके क्या कर लेना है, देख लेना है। और दिल्ली में ही आपको एक और भी क्या है कि मतलब कि इमारत है, ठीक है ना, यानी कि स्मारक स्थल है, उस स्मारक स्थल के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए दिल्ली में एक बहुत ही चर्चित इमारत है जिसका नाम है आपको इंडिया गेट। तो ये जो इंडिया गेट है इसको मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक स्थल कहा जाता है, ठीक है ना। और यह नई दिल्ली के राजपथ पर क्या है कि स्थित है। तो फिर आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि ये जो इंडिया गेट है, ध्यान से सुनिएगा, इसकी जो नींव पड़ी थी कब पड़ी थी। तो देखिए इंडिया गेट की नींव 1921 में ब्रिटेन के जो राजकुमार थे प्रिंस चार्ल्स, उसी के क्या हुआ था कि याद में मतलब कि स्वागत में इंडिया गेट की नींव पड़ी थी। और यह इंडिया गेट 1931 में बनकर तैयार हुआ था। मतलब कि इंडिया गेट के बनने की जो अवधि है 1921 से 1931 है। और इंडिया गेट है कहाँ, तो यह आपको दिल्ली में है। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि ये जो इंडिया गेट है इसके डिज़ाइन को किसने तैयार किया था। तो इसको जो तैयार करने वाला व्यक्ति था उसका नाम था सर एडवर्ड लुटियंस। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है कि देख लेना है। और इंडिया गेट जो है यह युद्ध स्मारक जो है प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को क्या है, समर्पित है। और इस इंडिया गेट पर लगभग आपको 13,300 सैनिकों के नाम जो है वो आपको क्या है मतलब कि उल्लेखित है। और इंडिया गेट लाल और पीले बलुओं पत्थर से बना हुआ क्या है कि एक स्मारक है। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या करना है कि याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिए वहीं 2 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी। तो वह आपको 1911 में हुई थी। कब हुई थी? 1911 में। अब देखिए तीसरा प्रश्न जो है वो आपको क्या कह रहा है कि विक्टोरिया टर्मिनल, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है कि विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का क्या है कि उदाहरण है। तो देखिए विक्टोरिया टर्मिनल जो है ये आपको नवगौथिक शैली का क्या है कि उदाहरण है। तो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कि विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली का उदाहरण है। तो वह आपको यानी कि क्या कहते हैं कि ये जो नवगौथिक शैली है इसके क्या है कि आपको मतलब उदाहरण है। क्या है? उदाहरण है। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके देखते भी चलना है। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर ये जो सार्वजनिक भवनों की जो निर्माण की शैलियाँ है वह कौन कौन सी है। तो देखिए सार्वजनिक भवन निर्माण की 3 शैलियाँ है जो कि औपनिवेशिक काल में विकसित हुआ था। एक जो है नवशास्त्रीय शैली जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू क्लासिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट, ठीक है ना। तो देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा एक प्रश्न आएगा कि ये जो नवशास्त्रीय या न्यू क्लासिक शैली है यह आपको मूलतः क्या है कि रोम की यानी कि भवन निर्माण शैली से क्या है कि प्रेरित है। और इस शैली में बने हुए जो कुछ भवन है उसमें आपको क्या है कि आपको टाउन हॉल है, ठीक है ना, जो कि 1833 में बम्बई में निर्मित हुआ था, ठीक है ना। 1860 के दशक में आपको एलिफेस्टन सर्किल बना था। तो ये सभी जो है आपको नवशास्त्रीय शैली के क्या है कि आपको उदाहरण है। क्या है? उदाहरण है। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि नवशास्त्रीय शैली में बने हुए प्रमुख यानी कि इमारतों के नाम लिखे। तो इसमें आपको टाउन हॉल बम्बई का जो 1833 में बना था, उसके बाद एल्फिस्टन सर्किल जो कि आपको क्या हुआ था कि 1860 में बना था। तो इन सारे चीज़ों को याद रखना है। फिर है आपको नवगौथिक शैली। क्या है? नवगौथिक शैली। तो यहाँ से आपसे एक प्रश्न किया जाएगा कि बताइए कि नवगौथिक शैली में बने हुए जो प्रमुख इमारत है उसके क्या कीजिए कि नाम लिखिए। तो देखिए तो ये जो नवगौथिक शैली में बने हुए प्रमुख इमारत है उसमें बम्बई का विश्वविद्यालय है, बम्बई का सचिवालय है, बम्बई का उच्च न्यायालय है। क्या है? बम्बई का उच्च न्यायालय है। इसके अलावा आपको क्या है राजाबाई टावर है, ठीक है ना, और विक्टोरिया टर्मिनल है। तो ये सभी जो है वो आपको क्या है कि नवगौथिक शैली में बने हुए क्या है कि मतलब स्थापत्य का उदाहरण है।
तो फिर कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए ये जो विक्टोरिया टर्मिनल था यह क्या था, या विक्टोरिया टर्मिनस जो था यह क्या था। तो यह आपको ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का क्या था कि प्रधान कार्यालय था। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके लिखते चलना है। फिर आपको इंडो सारा सैनिक शैली, तो देखिए इंडो सारा सैनिक शैली में जो बना हुआ सबसे जो प्रमुख मतलब कि क्या कहते हैं इमारत है, उसमें आपको गेटवे ऑफ इंडिया है। क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया है। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर गेटवे ऑफ इंडिया की नींव जो पड़ी थी कब पड़ी थी। तो देखिए गेटवे ऑफ इंडिया की नींव जो है 1911 में पड़ी थी, ठीक है ना, जब ब्रिटेन के मतलब क्या कहते हैं राजा जॉर्ज पंचम और उनकी जो पत्नी थी मेरी एतवानेत, उसका जब आगमन भारत हुआ था तो इसी के भव्य स्वागत में क्या हुआ था कि आपको ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है इसकी नींव जो थी बम्बई में पड़ी थी। हालांकि गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो आपको 1924 में बनकर क्या हुआ था कि तैयार हुआ था। क्या हुआ था? तैयार हुआ था। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताइए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो यह आपको भारत के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले शहर मुंबई में है, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि ये स्मारक की जो मतलब ये स्मारक जो है गेटवे ऑफ इंडिया इसकी जो नींव पड़ी थी वह किसके स्वागत में पड़ी थी, तो वह आपको जॉर्ज पंचम और उनकी जो पत्नी थी मेरी एतवानेत उनके स्वागत में पड़ा था, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों का आपको क्या करना है कि बढ़िया से देख लेना है। गेटवे ऑफ इंडिया जो है वह किस शैली में बना हुआ है, तो यह आपको इंडो सारा सैनिक शैली में क्या है कि बना हुआ है, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। फिर कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार जो थे वह कौन थे, तो गेटवे ऑफ जो इंडिया है इसके जो वास्तुकार थे वो आपको जॉर्ज बिटेट थे। तो इन सारे चीज़ों को बढ़िया से आपको देख लेना है। तो वहीं 3 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है, तो वो आपको नवगैथिक शैली का। चलिए चौथा, चौल इमारतें इस नगर की प्रमुख विशेषता है, तो यह आपको बम्बई की है। तो देखिए चौल इमारतें हम ऐसे मतलब कि इमारत को कहते हैं जहाँ पर क्या होता है कि गंदगी ज़्यादा होती है, एक ही घर के ऊपर कई घर बने होते हैं, ठीक है ना, और जगह काफ़ी कम होती है, और उसी कम जगह में क्या होता है कि अधिक लोग रहते हैं जहाँ गंदगी का अंबार होता है, तो उसी को कहा जाता है आपको क्या, चौल इमारतें। तो चौल इमारतें जो है वो आपको बम्बई की क्या है, विशेषता है। क्या है? विशेषता। वैसे भी आपको पता होगा कि दुनिया की जो सबसे गंदी बस्ती है धारावी, वह भी आपको कहाँ है, बम्बई में। कहाँ है? बम्बई में। तीन सारे चीज़ों को याद रखना है। चलिए 5 में कहा कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब कर लिया था। तो देखिए पुर्तगालियों ने गोवा पर जो अधिकार किया था 1510 में। कब किया था? 1510 में। और एक चीज़ को याद रखना है कि ये जो पुर्तगाली भारत आया था, ठीक है ना, वह आपको 1498 में आया था। यानी कि वास्को डी गामा का नाम आप लोग जानते होइएगा कि वास्को डी गामा नामक जो पुर्तगाली यात्री था वो आपको 17 मई 1498 को केरल के कालीकट तट पर पहुंचा था, ठीक है ना। और ये जब क्या हुआ था कि वास्को डी गामा भारत पहुंच गया, यहाँ से जब वो वापस आया उसके बाद क्या हुआ था कि अनेक यूरोपीय कंपनियां जो था वह भारत की ओर क्या क्या रुख किया, जिसमें से आपको एक पुर्तगाली जिसकी स्थापना यानी कि कंपनी की स्थापना 1498 में हुई थी। फिर इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1602 में हुई थी। फिर है आपको डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर है आपको फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपको 1700 कह रहे हैं, फ्रांसीसी का 1664 में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपको 1731 में। तो आइए इन यूरोपीय कंपनी की स्थापना वर्ष को भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1498 को। फिर है आपको ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपको 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616। फिर इसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके बढ़िया से लिख लेना। चलिए छठा क्या कह रहा है, स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी। तो देखिए स्वेज नहर जो है वह व्यापार हेतु 1869 में खोला गया था। तो यहाँ से आइए स्वेज नहर के बारे में जानते हैं कि आखिरकार ये स्वेज नहर जो है क्या है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर यह जानना होगा कि स्वेज नहर जो है वह आपको दुनिया का सबसे बड़ा क्या है कि आपको जहाजी नहर है। क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो आपको जहाजी नहर जो है वो आपको स्वेज नहर है। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि स्वेज नहर का जो निर्माण कार्य है वह कब शुरू हुआ था। तो देखिए स्वेज नहर का जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था वह आपको 1859 में हुआ था, और 10 वर्षों में यह बनकर क्या हुआ था, तैयार हुआ था। क्या हुआ था? तैयार हुआ था। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि स्वेज नहर के जो वास्तुकार थे, क्या थे, वास्तुकार थे, वह कौन थे। तो देखिए स्वेज नहर के जो मतलब वास्तुकार थे वो आपको फ्रांसिस इंजीनियर जो थे उनका नाम था फर्डिनेंड लेपेप्स, ठीक है ना। इन्होंने ही स्वेज नहर के डिजाइन को क्या किया था कि तैयार किया था। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि ये जो स्वेज नहर है यह किससे जोड़ता है। तो देखिए स्वेज नहर भूमध्य सागर
और लाल सागर को क्या करता है कि जोड़ता है। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है, याद रखना है। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि स्वेज नहर पर अभी किस देश का नियंत्रण है। तो देखिए स्वेज नहर पर जो अभी नियंत्रण है वो आपको मिस्र का नियंत्रण है। किसका नियंत्रण है, मिस्र का नियंत्रण है, ठीक है ना। फिर प्रश्न आएगा कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो स्वेज नहर का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो आपको 1856 में हुआ था, 1956 में हुआ था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है कि देख लेना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि स्वेज नहर के जो क्या है कि उत्तरी छोर जो है उसको किस नाम से जानते हैं। तो देखिए स्वेज नहर के जो उत्तरी छोर है उसको हम लोग पोर्ट सैयद कहते हैं। क्या कहते हैं, पोर्ट सैयद। जबकि इसके दक्षिणी छोर को पोर्ट स्वेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोर्ट स्वेज कहा जाता है। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि बढ़िया से देख लेना है। तो आइए इस स्वेज नहर को फिर से हम एक बार रिकॉल करवा देते हैं। तो देखिए सबसे पहले स्वेज नहर व्यापार हेतु खोला कब गया था, 1869 में। स्वेज नहर का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ था, 1859 में। स्वेज नहर के जो वास्तुकार थे वह कौन थे, तो वह आपको फ्रांसीसी इंजीनियर जो थे फर्डिनंड द लेपेप्स थे। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1956 में हुआ था। स्वेज नहर पर किसका नियंत्रण है, तो वो आपको मिस्र का नियंत्रण है। स्वेज नहर के उत्तरी छोर को क्या कहते हैं, पोर्ट सैयद, और दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं, तो पोर्ट स्वेज कहते हैं, ठीक है ना। स्वेज नहर किसे जोड़ता है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से वीडियो को पॉज करके देख लेना है। चलिए 7वां प्रश्न, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। तो देखिए 7 द्वीपों का जो नगर है वह आपको बम्बई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बम्बई को कहा जाता है। और बम्बई को एक चीज़ याद रखिएगा कि भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। चलिए 9 में क्या करा कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी। तो देखो भाई अखिल भारतीय स्तर पर जो पहली जनगणना हुई थी वह आपको 1800 यानी क्या कहते हैं कि 72 में हुई थी। कब हुई थी, 1872 में। यानी कि अखिल भारतीय स्तर पर करा है पहली जनगणना, तो आपको 1872 में, मतलब कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी। तो फिर यहाँ से आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में नियमित और वैज्ञानिक रूप से जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए भारत में नियमित और वैज्ञानिक रूप से जो जनगणना की शुरुआत हुई थी वह आपको 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। तब से जनगणना जो है प्रति 10 वर्ष पर होती है। कितने वर्ष पर होती है, प्रति 10 वर्ष पर होती है। फिर यहाँ से आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए भारत में जनगणना कितने वर्षों पर होती है। तो भारत में जो जनगणना होती है वह प्रति 10 वर्ष पर होती है। और भारतीय संविधान में जनगणना जो है वो आपको संघ सूची का क्या है, विषय है। तो आप यहाँ से क्या कीजिए कि जनगणना के जो कुछ महत्वपूर्ण वर्ष है उसके बारे में हम क्या करते हैं कि जान लेते हैं। तो देखिए 1881 से 2011 तक जनगणना जो प्रत्येक 10 वर्ष पर हुआ है। तो यहाँ से जो महत्वपूर्ण चीज़ है जनगणना से संबंधित हम उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए तो सबसे पहले भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में। भारत में नियमित और वैज्ञानिक रूप से जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। फिर अगला प्रश्न आएगा 1921 के संदर्भ में। तो देखिए 1921 के जो जनगणना वर्ष है उसको जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि 1921 में ये जो जनसंख्या थी 1911 की तुलना में बहुत कम हो गई थी, इसीलिए 1921 को जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। फिर है 1931, इसे जनगणना का लघु विभाजक 1931 को क्या कहा जाता है, तो 1931 के जनगणना में पहली बार आपको जाति आधारित जनगणना हुई थी। फिर है आपको 1951 जो कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी। और 1951 के जनगणना वर्ष को जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इसमें भी जनसंख्या कम हुई लेकिन 1941 की तुलना में कम हुई, ठीक है ना। 2011 के जनगणना के जो वर्ष है इस जनगणना वर्ष में दूसरी बार जाति आधारित जनगणना हुई थी। तो आप इन सारे चीज़ों को क्या करेंगे कि वीडियो को पॉज करके लिखते चलेंगे। तो 8 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए 9 में छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहते हैं। तो देखिए छोटे अस्थाई बाजार को गंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गंज कहा जाता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए अब है 10 में नगर का प्रधान अधिकारी जो होता था वो आपको क्या कहलाता था। तो देखिए नगर का प्रधान अधिकारी जो होते थे वो आपको पुरपाल कहलाते थे। क्या कहलाते थे, पुरपाल कहलाते थे। तो इस चीज़ को आपको क्या कहना है कि बढ़िया से याद रखना है। यानी कि गुप्त काल में नगरों के प्रशासन को चलाने के लिए क्या होते थे, नगर पालिकाएँ होती थी, ठीक है ना। और इस नगर के प्रधान अधिकारी को पुरपाल कहा जाता था। तो यहाँ से आपका जो 9 का सही 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको पुरपाल हो जाएगा। हालांकि मौर्य काल में भी क्या था कि
नगर को चलाने के लिए क्या होते थे कि नगर के प्रशासन होते थे, क्या होते थे, प्रशासन होते थे। तो देखिए मौर्य काल में नगर शासन के लिए क्या होता था, एक सभा होती थी जिसके प्रमुख को नागरक अथवा प्रमुख्य कहा जाता था। तो देखिए मौर्य काल में कहेगा तो नागरक तथा प्रमुख्य, अगर वहीं आपको गुप्त काल में पूछेगा कि नगर के प्रधान अधिकारी को क्या कहा जाता था तो पुरपाल। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा पुरपाल। चलिए 11 में वास्को डी गामा किस सन में भारत पहुंचा था। तो देखिए वास्को डी गामा 17 मई 1498 को क्या हुआ था कि आपको भारत पहुंचा था। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है ना। वास्को डी गामा किस देश का यात्री था, तो यह आपको पुर्तगाल का क्या था, यात्री था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए 12 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो देखिए कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो आपको 1773 ईस्वी में की गई थी। कितना में की गई थी, 1773 ईस्वी में। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। लेकिन अगर इसी में से पूछ दिया जाता कि बताइए कि कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ठीक है ना, वो आपको क्यों हुई थी। तो देखिए कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का सबसे पहला जो कारण था, ठीक है ना, वह था आपको यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है ना, उसके जो कानूनी मामला है या उसके जो ये सारे चीज़ें उसको क्या करना था, देखना था, ठीक है ना। तो यहाँ से कभी कभी आपको फंसाने के लिए पूछ दिया जाएगा कि स्वतंत्र भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो वह आपको 28 जनवरी 1950 को हुई थी। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है कि देख लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ आपका प्रश्न कह रहा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1773 में, ठीक है ना, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। किस एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके देख लेना है, ठीक है ना। चलिए आइए फिर यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कभी कभी कि बताइए कि भारत में ये जो सर्वोच्च न्यायालय है इसका कार्य क्या है। तो देखिए भारत में जो अभी सर्वोच्च न्यायालय है उसका जो मुख्य कार्य है वह क्या करना है, तो वह आपको यानी कि संविधान के जो संरक्षक है इस तौर पर कार्य करना है। तो यहाँ से 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 13 में भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए भारत में रेलवे की जो शुरुआत हुई थी वो आपको 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। याद रखना है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, 16 अप्रैल 1853 को। और पहली रेलगाड़ी जो थी वह मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर के डिस्टेंस में क्या हुई थी, चली थी। और पहली रेलगाड़ी जो थी उसका नाम जो था वो आपको क्या था, तो ब्लैक ब्यूटी था। क्या था, ब्लैक ब्यूटी था। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से क्या करना है कि याद रखना है, ठीक है ना। और ये जो रेलवे है आज हमारे क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या है कि आपको यह एक प्रकार का क्या है कि अभी रीढ़ है। क्या है, रीढ़ है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो भारत सरकार को राजस्व प्राप्त होता है रेलवे में वो आपको मालगाड़ी से होता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। और रेलवे के निर्माण से क्या हुआ कि आपको मतलब सीधे समझिए कि दो स्थानों के बीच की दूरी जो है वो आपको क्या हो गई, कम हो गई। और इससे अगर आपसे पूछा जाए कि रेलवे की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी, तो वो आपको इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। वो आपको 1825 में ही, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए 14 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। तो देखिए ऑप्शन दे रहा है 1910, 1912, 1911, 1900 क्या दे रहा है 14। तो यहाँ दिए गए ऑप्शन के आधार पर कहिएगा तो वो आपको सी हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न को समझिए कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण यहाँ हम ऑप्शन के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए गेटवे ऑफ इंडिया की नींव पड़ी थी 1911 में और इसका निर्माण कार्य जो पूर्ण हुआ था वह आपको कब हुआ था, तो इसका निर्माण कार्य 1924 में क्या हुआ था कि आपको पूर्ण हुआ था। तो यहाँ से आपसे प्रश्न अगर कर लिया जाए कि बताइए कि ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है यह क्या है, तो ये आपके मतलब मुंबई में स्थित क्या है कि आपको मतलब एक स्मारक है जिसकी नींव 1911 में क्या हुआ था कि ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी एंटोनेट के आने के स्वागत में पड़ा था। और इसके जो वास्तुकार थे वह आपको जॉर्ज विटेट थे। तो कभी कभी मुंबई आ जाएगा तो एक चीज़ को याद रखिएगा कि मुंबई को 7 द्वीपों का क्या कहा जाता है, नगर कहा जाता है। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 14 का सही आंसर 100 हो जाएगा। 15 में इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था। तो देखिए इंडिया गेट का जो निर्माण हुआ था मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, वह आपको कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। कब हुआ था, 1931 में। क्योंकि आपको बताया था कि इंडिया गेट की जो नींव पड़ी थी वह आपको यानी कि राजकुमार प्रिंस चार्ल्स के स्वागत में आपको 1921 में, लेकिन यह बनकर जो तैयार हुआ था 1931 में। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। गेटवे ऑफ इंडिया है कहाँ, सॉरी इंडिया गेट है कहाँ, तो यह इंडिया गेट जो है वो आपको दिल्ली में है। कहाँ है, दिल्ली में। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है ना। और यह जो है अखिल भारतीय स्तर का क्या है, एक युद्ध स्मारक है जिसमें प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के नाम जो है वो आपको क्या है उस गेट पर मतलब उत्कीर्ण है। और यह जो गेटवे ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं इंडिया गेट, जो लाल और पीले बलुआ पत्थरों से क्या है कि बना हुआ है। तो इन सारे चीज़ों को आपको याद रखना है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि इंडिया गेट को पूर्व में किंग सवे कहा जाता था। क्या कहा जाता था, किंग सवे कहा जाता था। और इसके डिजाइन को एडवर्ड लुटियंस ने क्या किया था, तैयार किया था। तो 15 का सही आंसर सी हो जाएगा।
16 में गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो देखिए गेटवे ऑफ इंडिया जो है वह आपको कहाँ है? तो बॉम्बे में है। इंडिया गेट पूछता तो आपको दिल्ली में। सेंट जॉर्ज का किला पूछेगा तो सेंट जॉर्ज का जो किला है वो आपको चेन्नई में है। फिर यहाँ से पूछ देगा फोर्ट विलियम, तो यह फोर्ट विलियम जो है वो आपको कहाँ है? तो कलकत्ता में। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। 17 में ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में धन प्रवास का सिद्धांत जो था वो आपको दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था कि आपको प्रतिपादित किया था। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे थे। एक 1886 में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन का, उसके बाद 1893 में लाहौर अधिवेशन का, फिर 1906 में आपको कलकत्ता अधिवेशन का, ठीक है ना। दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था कि भारत से धन निष्कासन के क्या किया था कि सिद्धांत को दिए हुए थे, ठीक है ना। और इनकी एक पुस्तक थी, वह था आपको क्या कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें भारत के लोगों के आय के बारे में उन्होंने क्या किया था? चर्चा किया था। तो 17 का सही आंसर भी हो जाएगा। चलिए 18 में फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो देखिए फोर्ट विलियम जो है ये आपको कलकत्ता में और इसका निर्माण 1781 में एक सेना मुख्यालय के रूप में हुआ था। चलिए 19 में गेटवे ऑफ इंडिया, देखिए क्या कर रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो देखिए गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो आपको इंडो सारा सैनिक शैली का क्या है? उदाहरण है। और गेटवे ऑफ इंडिया की नींव कब पड़ी थी? तो वह आपको 1911 में पड़ी थी और 1924 में यह बनकर क्या हुआ था? तैयार हुआ था। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि बढ़िया से वीडियो को पॉज करके क्या करना है? लिख लेना है। और जहाँ भी दिक्कत होगी आप कमेंट करके बताओगे, आपकी समस्या का हम हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम यहाँ से बात करते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो देखिए पहला प्रश्न कर रहा है कि 1896 में, ठीक है ना। देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है? 1896 में बम्बई के डॉट डॉट होटल में पहली बार फिल्म दिखाई गई थी। तो देखिए पहली बार क्या हुआ था कि 1896 के जो बम्बई में एक होटल था उसका नाम था वाटसन होटल। इसी में क्या हुआ था कि पहली बार फिल्म दिखाई गई थी। इस चीज़ को आपको क्या करना है कि बढ़िया से याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। चलिए अब इसके बाद कर रहा है कि आपको चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो देखिए चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो आपको 1818 में हुआ था। कब हुआ था? 1818 में हुआ था। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से क्या करना है कि याद रखना है। तो कभी कभी आपसे प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो आपको 1775 से 1782 के बीच हुआ था। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि आपको क्या हुआ था कि 1803 से 1805 में हुआ था। फिर है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817 से 18 में, और चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो आपको 1818 में। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से वीडियो को पॉज करके लिख लेना है, ठीक है ना। चलिए 3 में डॉट डॉट ईस्वी में अमेरिका में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो देखिए 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ और 1865 तक अमेरिकी गृह युद्ध चला था। और इस गृह युद्ध के दौरान ही क्या हुआ था कि अमेरिका के जो 16वें राष्ट्रपति थे आपको अब्राहम लिंकन, वो क्या हुए थे कि मतलब इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इन सारे चीज़ों को आपको याद रखना है। 4 में अफीम को अंग्रेज डॉट डॉट से निर्यात करते थे। तो देखिए अफीम जो होते थे वो आपको क्या है कि एक मादक पदार्थ है और इसका क्या होता था कि आपको निर्यात जो अंग्रेज सरकार करते थे वो आपको चीन से करते थे। किससे करते थे? चीन से। चलिए 5 में अंग्रेजों के पृथक नवीन निवास क्षेत्र डॉट डॉट नाम से जाना गया। तो ये आपको सिविल लाइन्स कहा गया। इसको क्या कहा गया? सिविल लाइन्स। तो कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सिविल लाइन्स क्या है। तो देखिए 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद क्या हुआ था कि अंग्रेज सरकार जो थी अपनी सुरक्षा की दृष्टि से अपने नागरिकों को क्या किया कि एक अलग स्थानों पर मतलब सुरक्षित अलग स्थानों पर बसाने का क्या क्या कार्य किया, उसी को कहा गया सिविल लाइन्स। तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा सिविल लाइन्स। 6 में अमार कथा नामक कृति की लेखिका कौन है? तो वह आपको कौन है? तो यह है आपको विनोदिनी दास। कौन है? विनोदिनी दास। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है और यह बंगाल की लेखिका थी। चलिए 7 में भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को बंबई तथा डॉट डॉट के मध्य रेलगाड़ी चली थी। तो आपको बताया था कि भारत में रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हुई थी और पहली रेलगाड़ी बंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर के डिस्टेंस में क्या हुई थी कि चली हुई थी। और पहली रेलगाड़ी का जो नाम था यानी कि वो क्या था? ब्लैक ब्यूटी था। क्या था? ब्लैक ब्यूटी यानी कि काली सुंदरता, ठीक है ना। यानी कि आप विपाशा बसु कह सकते हो इसे, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या करना है कि याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं 3 में सत्य असत्य को क्या करना है कि पहचानना है। तो देखिए भारतीय इतिहास की प्राचीनतम सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। बिल्कुल सही है कि भारतीय इतिहास की जो प्राचीनतम सभ्यता है वो क्या है? तो वह आपको हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता के समय को याद रखिएगा कि अधिकांश विद्वानों और कार्बन 14 पत्ती के
आधार पर इसका जो सर्वमान्य काल है वो आपको 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व है, ठीक है ना। और यह भारत में विकसित सबसे प्राचीन क्या है कि आपको सभ्यता थी जो आपको नगरीय थी। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे कि वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर पहले जो लेसन है, ठीक है ना, जो आप देख लेंगे, आपका हड़प्पा सभ्यता से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए 2 में, चाणक्य नगर के पदाधिकारियों को एस्ट्रोनोमोई कहा, मतलब चाणक्य नगर के पदाधिकारियों को एस्ट्रोनोमोई कहा। तो यह कथन जो है गलत है, क्योंकि ये जो एस्ट्रोनोमोई कहा था वो आपको मेगास्थनीज कहा था, जो आपको मौर्य काल में क्या हुआ था कि भारत आया हुआ था, ठीक है ना। तो 2 जो हो जाएगा असत्य हो जाएगा। 3 में, प्लासी का युद्ध 1735 में हुआ था। बिल्कुल कथन गलत है, क्योंकि प्लासी का युद्ध जो था 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला यानी कि अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। तो 3 जो है वो आपको गलत है। 4 में, भारत में मानचित्रों के निर्माण के लिए 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया का क्या हुआ था कि आपको गठन किया गया था। तो यह कथन जो है बिल्कुल है। और हमारे भारत में क्या है कि सर्वे ऑफ इंडिया ही नक्शा को क्या करता है, तैयार करता है, और इसका मुख्यालय जो है वो आपको देहरादून में है। तो हमारे भारत में सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको भारत सर्वेक्षण संस्थान भी कहा जाता है, तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो 4 जो है वो आपको सत्य है। 5 में, एलिफिस्टन सर्किल बहुत सारी व्यावसायिक इमारतों के समूह को कहा जाता था। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो 5 जो हो जाएगा वो आपको सत्य हो जाएगा। 6 में, 1905 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। गलत है, क्योंकि 1911 में भारत की राजधानी जो थी वो आपको दिल्ली से कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित हुई थी, दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, ठीक है ना। 1911 में भारत की राजधानी क्या हुआ था कि आपको कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। तो यह कथन जो है बिल्कुल क्या होता, सत्य रहता, लेकिन यहाँ पर 1905 का रहा, इसलिए 6 जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। 7 में, नई दिल्ली को ब्रिटिश शासन के समय बनवाया गया था। बिल्कुल सही है, क्योंकि दिल्ली के 2 हिस्से, एक पुरानी दिल्ली, एक नई दिल्ली, ठीक है ना। तो नई दिल्ली जो बनाए गए थे वो आपको ब्रिटिश शासन के दौरान बनाए गए थे। चलिए 8 में, कलकत्ता दामोदर नदी के तट पर स्थित है। तो यह गलत है, क्योंकि कलकत्ता जो है वो आपको हुगली नदी के तट पर स्थित है, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आप वीडियो को पॉज करके लिखते चलिएगा, ठीक है ना, क्योंकि लिखे रहिएगा तो जब हम आपको कभी भी एग्जाम ले इस चैप्टर का तो आपको आसानी से ये सारे चीज़ें समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से वीडियो को पॉज करके क्या करना है कि लिखते चलना है। चलिए अब हम यहाँ से आगे चर्चा करते हैं कि आपको सही जोड़ा बनाएगी। तो देखिए क्या करा है, सही जोड़ा बनाया, यानी कि मैच द राइट वर्ड्स। देखिए औरंगजेब की मृत्यु, तो देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट बोल देते हैं, आप लोग इसका मिलान कर लीजिएगा। औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो आपको 1707 में हुई थी। कब हुई थी? 1707 में। तो आपको इसको क्या कर लेना है, मिलान कर लेना है। मुंबई तथा थाना के मध्य पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो वो आपको 16 अप्रैल 1853 को चली थी। तो इस चीज़ को भी आपको बढ़िया से याद रखना है। तालीकोटा का युद्ध जो कि आपको 23 जनवरी 1565 ईस्वी को क्या हुआ था कि बहमनी साम्राज्य के शासकों यानी शासक और आपको क्या हुआ था कि ये जो यानी कि बहमनी के शासकों और विजयनगर के शासकों के मध्य लड़ा गया था तालीकोटा का युद्ध। इसी को कहते हैं राक्षस तंगड़ी का युद्ध, या इसी को हम लोग कहते हैं बनहरट्टी का युद्ध, ठीक है ना। चलिए लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल बना था, यह आपको 1798 में बना था। कब बना था? 1798 में। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अमेरिका का गृह युद्ध जो कि आपको 1861 में प्रारंभ हुआ था। तो 1 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वह आपको क्या हो जाएगा? तो 2 का सही आंसर यह हो जाएगा। चलिए 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वह आपको ब हो जाएगा। 4 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 5 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं छठा की। किसकी बात करते हैं? छठा की। कि छठा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यानी कि छठा नहीं, एक शब्द में उत्तर दीजिए। इस प्रश्न के बारे में हमें चर्चा करना है। तो आप लोग क्या करोगे कि वीडियो को पॉज करके बढ़िया से लिखोगे, क्योंकि ये सारे चीज़ आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है और आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। गुप्त काल में नगरों के प्रशासन को चलाने के लिए एक क्या होती थी? तो एक आपको नगर पालिकाएँ होती थी जिसके प्रधान को पुरपाल कहा जाता था। एक का सही आंसर क्या हो जाएगा? नगर पालिकाएँ। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 में दक्षिण भारत में हुई थी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। औरंगजेब अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? तो आपको दक्षिण भारत में। तो ये जो देख रहे हैं 2, वह बिल्कुल क्या है कि मतलब इसका सही आंसर जो होता है 1707, ये सही है, ठीक है। आइए 3 में, वास्को डी गामा कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर कब पहुंचा था? तो यह आपको 17 मई 1498 को। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो यह आपको पुर्तगाल का क्या था कि आपको नाविक और यात्री कहिए इसको, ठीक है। 4 में, पुर्तगालियों ने 1510 में अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? तो यह आपको गोवा में। और तो आपके एग्जाम में कितना बार प्रश्न पूछा गया है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया था? तो 1510 में। चलिए 5 में, सर्वप्रथम बंबई से थाने तक चलने वाली रेलगाड़ी कब चली थी? तो आपको 1853 में, 16 अप्रैल 1853 को। चलिए 6 में, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किस सन में हुआ था? तो यह आपको 1878 में हुआ था और यह भारत के लिए क्या करता है कि मानचित्र निर्माण का कार्य करता है। इसका मुख्यालय देहरादून है। 7 में,
1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने नगरों के देशी निवासियों से दूर एक पृथक स्थान पर क्या बसाया था जहां वो निवास करने लगे, तो उसको कहा गया था सिविलाइंस। जो कि 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद अंग्रेज अपने सुरक्षा की दृष्टि से क्या हुआ था कि भारतीय निवासियों से अलग पृथक स्थान पर बसना शुरू किया, उसी को कहा गया सिविलाइंस। चलिए 8 में अमार कथा नामक कृति की लेखिका कौन है, तो वो आपको विनोदिनी दास है। कौन है? विनोदिनी दास है। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से क्या करना है कि याद रखना है। चलिए 9 में गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली में बनाया गया था, तो देखिए गेटवे ऑफ इंडिया जो है ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, वह आपको इंडो सारा सैनिक शैली में क्या किया गया था कि बनाया गया था। तो सही आंसर जो हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया का इंडो सारा सैनिक शैली। चलिए 10 में भारत में ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ देखने को मिलती है, तो मद्रास में। तो देखिए ब्लैक टाउन में भारतीय मतलब कि जो लोकल लोग रहते थे वो रहते थे, जबकि व्हाइट टाउन में आपको यूरोपीय लोग रहते थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके बढ़िया से मतलब देख लेना। एक बार में अगर समझ में नहीं आती आप इसको दोबारा देखिए, ताकि आपके जो सारे डाउट है वो क्लियर हो जाए और आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को ला सके। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।